हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस पिजन। हम पढ़ रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटिल टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम्स एंड जॉफरी गाल्ट हाफम। और लास्ट क्लास में हमने बी अल्फाबेट के टर्म्स को खत्म किया है, जहां पर मैंने आपको बर्लेस्क में हाई बर्लेस्क के एग्जांपल्स और लो बर्लेस्क के एग्जांपल्स को पढ़ाया हुआ है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं सी अल्फाबेट से, यानी कि ए बी और सी। अब जो है हमारा जो अगला अल्फाबेट है वो कौन सा है? सी है। और सी में आइए देखते हैं हमारा जो सबसे पहला टर्म है वो कौन सा है। वो है आपका कैनन ऑफ लिटरेचर। क्या है? कैनन ऑफ लिटरेचर। ये बी नहीं है, इसकी जगह पे आप सी कर देंगे। सी अल्फाबेट की अपनी मैच अब्रम्स को ओपन कर लीजिए। कैनन ऑफ लिटरेचर, देखिए समझते हैं। द ग्रीक वर्ड कैनॉन क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द कैनॉन सिग्निफाइंग, जिसका मतलब क्या होता है? जो सिग्निफाई क्या करता है? अ मेजरिंग रॉड और अ रूल, यानी मेजरिंग रॉड या रूल। अगर इसको आम भाषा में समझे तो हमें पैरामीटर मान लेते हैं, यानी कि मापदंड। ये क्या होता है? मापदंड। इसको क्या किया गया? ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है? समझ रहे हैं? सिग्निफाइंग अ मेजरिंग रॉड और रूल। समझे? और ये शब्द जो कैनन है वो कहां से आया हुआ है? ग्रीक भाषा के शब्द कैनॉन से। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लिया करिए कि ये किस भाषा के शब्द से आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो यही पूछता है कि किस भाषा का ये शब्द है। ठीक है, तो क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है ये। अब देखिए, वाज एक्सटेंडेड टू, अब इसको क्या किया गया? बढ़ाया गया। कहां तक? टू डिनोट अ लिस्ट और कैटलॉग, यानी किसके लिए? एक सूची। कैटलॉग भी आप मान लीजिए वही है। देन केम टू बी अप्लाइड ऑफ द लिस्ट ऑफ बुक्स, उसके बाद क्या किया गया इसको? कहां पर? एक लिस्ट ऑफ बुक्स पे, यानी कि जो है कुछ किताबों पर अप्लाई किया जाता है। जो कि कहां की थी किताबें? इन द हेब्रू बाइबल। समझ रहे हैं? कहां पर? हेब्रू बाइबल में। एंड द न्यू टेस्टामेंट, और किसमें? न्यू टेस्टामेंट में। समझ रहे हैं? हेब्रू बाइबल और न्यू टेस्टामेंट में। विच वर डेजिग्नेटेड, जिनको माना गया, कंसिडर किया गया, कैसे? बाय चर्च अथॉरिटीज, चर्च की अथॉरिटीज के द्वारा, लोगों के द्वारा, एज द जेन्युइन, कि क्या है? ये जेन्युइन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनका कोई पायरेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, जेन्युइन है। होली स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स मतलब क्या है? पवित्र ग्रंथ है। यानी जो है चर्च की अथॉरिटीज ने इनको माना, हेब्रू बाइबल को और न्यू टेस्टामेंट को। आप जानते हैं कि बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो किस भाषा में है? हेब्रू में है। और न्यू टेस्टामेंट जो है वो किस भाषा में है? ग्रीक भाषा में है। तो क्या हो रहा है कि हेब्रू बाइबल के और ग्रीक बाइबल के, यानी ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट की कुछ किताबें थी जिनको चर्च अथॉरिटीज ने क्या माना कि वो जेन्युइन है, जेन्युइन होली स्क्रिप्चर्स। अब देखिए, अ नंबर ऑफ राइटिंग्स, कई सारी राइटिंग्स रिलेटेड टू दोज इन द स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर्स से जुड़ी थी, बट नॉट एडमिटेड इनटू द अथॉरिटेटिव कैनन, लेकिन उनको क्या किया गया था? अथॉरिटेटिव कैनन में शामिल नहीं किया गया था, यानी इनको जेन्युइन नहीं माना गया। आर कॉल्ड, वो कही जाती हैं क्या? अपोक्रिफा। समझ रहे हैं? क्या है? एपोक्रिफा कहा जाता है। यानी ये क्या है? स्क्रिप्चर से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनको अथॉरिटेटिव कैनन में नहीं लाया गया। इनको एपोक्रिफा कहा जाता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और एपोक्रिफा है क्या? 11 बुक्स, 11 किताबें, विच हैव बीन इंक्लूडेड, जिनको शामिल किया गया है किसमें? इन द रोमन कैथोलिक बिब्लिकल कैनन। किसमें? रोमन कैथोलिक बिब्लिकल कैनन में। ठीक है, इनको हम मानते हैं कंसिडर्ड एपोक्रिफल, एपोक्रिफल बाय प्रोटेस्टेंट्स। समझ रहे हैं? क्या माना जाता है कि क्या है? एपोक्रिफल हैं बाय प्रोटेस्टेंट्स, इनके द्वारा, प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा। अब देखिए, द टर्म कैनॉन, समझ रहे हैं? द टर्म कैनॉन वाज लेटर यूज्ड, ये जो टर्म कैनॉन है बाद में इसका इस्तेमाल किया गया कहां पर? इन अ लिटरेरी एप्लीकेशन, इसमें एक साहित्यिक एप्लीकेशन में। टू सिग्निफाई, समझ रहे हैं? सिग्निफाई करने के लिए। द लिस्ट ऑफ सेकुलर बुक्स, सेकुलर वर्क्स, ये क्या है? लिस्ट है, सूची है, किसकी? सेकुलर वर्क्स की, यानी कि धर्मनिरपेक्ष किताबें, यानी जो धर्म से हट करके किताबें हैं। सेकुलर वर्क्स एक्सेप्टेड बाय एक्सपर्ट्स, और इनको एक्सेप्ट किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, एज जेन्युइनली रिटन बाय अ पर्टिकुलर ऑथर। समझ रहे हैं? जो क्या है कि एक जेन्युइनली किसी पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है? वी स्पीक दस, हम इस तरीके से बात करते हैं किसकी? ऑफ द चौसर कैनन। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? चौसर कैनन की बात करते हैं। एंड द शेक्सपियर कैनन, और क्या?
शेक्सपियर कैनन की बात करते हैं, यानी जब भी हम चौसर कैनन के बारे में बातें करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पेटेंट मान रहे हैं चौसर की किताबों को कि हाँ ये चौसर के द्वारा ही लिखी गई हैं, ठीक है। एंड रेफर टू अदर वर्क्स, और क्या है, रेफर टू अदर वर्क्स दैट हैव समटाइम्स बीन एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर, या कुछ अन्य जो है वर्क्स को जो क्या कर किए जाते हैं, हैव बीन समटाइम्स बीन एट्रीब्यूटेड, जिनको कभी कभार जोड़ा जाता है किसके द्वारा, टू एन ऑथर, एक लेखक के द्वारा, बट ऑन एविडेंस, लेकिन इस सबूत पर, वो सबूत क्या, दैट मेनी एडिटर्स की बहुत सारे संपादक जो हैं वो क्या करते हैं, जज टू बी इनएडिक्वेट, उसको मानते हैं क्या है कि ये इनएडिक्वेट है, यानी ये संतुष्ट नहीं कर रही है, ये क्या है कि क्यों है, असंतुष्ट करती है, और इनवैलिड, यह क्या है, वैलिड नहीं है, बेकार है, एज एपोक्रिफल, जैसे कि एपोक्रिफल को क्या किया गया, इसमें होली स्क्रिप्चर्स के कैनन में शामिल नहीं किया गया। उसी तरीके से क्या होता है कि बहुत सारी किताबों को जो क्या होते हैं, जो एडिटर्स हैं वो मानते हैं कि क्या है, इनवैलिड हैं, और क्या है, ये एपोक्रिफल हैं। इन रिसेंट डिकेड्स, हाल के सालों में, डिकेड्स मतलब 10 साल का जो समय होता है, देखिए, द फ्रेज लिटरेरी कैनन, जो ये फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं क्या, लिटरेरी कैनन, हैज कम टू डेजिग्नेट, उसको क्या किया गया है, अब वो इस तरीके से मानी जाने लगी है, इन वर्ल्ड लिटरेचर, यानी कि जो है विश्व के स्तर के साहित्य पर, और इन यूरोपियन लिटरेचर, या किसकी बात करें, यूरोप के लिटरेचर को लेकर के, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ नेशनल लिटरेचर, लेकिन ज्यादातर फ्रिक्वेंटली किस चीज को लेकर के, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय साहित्य को लेकर के। दोज ऑथर्स, लिटरेरी कैनन का मतलब क्या, वो लेखक हु बाई अ क्यूमुलेटिव कंसेंसस, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, साझा मान लीजिए, ठीक है, या आपसी आप कह सकते हैं कि जुड़ने वाले, ठीक है, ये जुड़े हुए, कंसेशन मतलब क्या है, राय है किसकी, क्रिटिक्स की, यानी क्यूमुलेटिव कंसेंसस ऑफ क्रिटिक्स का मतलब कुछ आलोचकों की एक साझा राय है, यानी ये साथ में रहकर के राय बनाते हैं, और कौन, स्कॉलर्स की, ठीक है, विद्वानों की, और टीचर्स की, जो क्या है, हैव कम टू बी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर, जिनको आज हम बृहद स्तर पे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो मेजर हैं, एंड टू हैव रिटन वर्क्स, और उन्होंने क्या किया है कि वर्क्स को लिखा है, ऑफन हेल्ड एज लिटरेरी क्लासिक्स, जिनको हम लिटरेरी क्लासिक्स में जानते हैं, क्लासिक क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, यानी कि जो ऑथर्स, ठीक है, टीचर्स, क्रिटिक्स, स्कॉलर्स, यानी कि जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, जिनको हम लिटरेरी क्लासिक्स के नाम से जानते हैं, उनकी एक क्यूमुलेटिव कंसेंसस होती है, यानी एक साझा राय होती है कि हाँ ये जो है वर्क क्या है, सही है। द लिटरेरी वर्क्स बाय कैनोनिकल ऑथर्स, ये जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं कैनोनिकल ऑथर्स के द्वारा, आर द वंस, ये वो होते हैं, ठीक है, ऑन वंस विच एट अ गिवन टाइम, जो किसी एक दिए समय में, आर मोस्ट केप्ट इन प्रिंट, समझ रहे हैं, ज्यादातर इनका समय किसमें है, प्रिंट में, मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, और एकदम फ्रिक्वेंटली एंड फुली डिस्कस्ड बाय लिटरेरी क्रिटिक्स, और क्या, फुली मतलब यानी कि एक अच्छे खासे तौर पर इनको डिस्कस किया गया, विचार विमर्श किया गया बाय लिटरेरी क्रिटिक्स, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिक्स के द्वारा, एंड हिस्टोरियंस, और किसके द्वारा, जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा, एंड मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड, और ज्यादातर इनको क्या है, इंक्लूड किया गया है इन एंथोलॉजीज, ऐसे कलेक्शन में, एंड इन द सिलेबी, जानते हैं आप सिलेबस का ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, सिलेबी ऑफ कॉलेज कोर्सेस विद टाइटल्स सच एज, कैसा शीर्षक दिया गया है, कॉलेज के कोर्सेस में जब इनको आपने सिलेबस में रखा है, सिलेबी में, वर्ल्ड मास्टरपीसेस, मेजर इंग्लिश ऑथर्स और ग्रेट अमेरिकन राइटर्स, इस तरीके से चीजों को रखा गया है। द यूज ऑफ टर्म कैनन, आज जो कैनन टर्म का इस्तेमाल है, विथ रेफरेंस बोथ टू द बाइबल, ठीक है, आप दोनों तरीके से, आप तो बाइबल के चाहे संदर्भ में इसको देख लीजिए, और क्या, चाहे आप इसको सेकुलर यानी कि धर्म से हट करके धन निरपेक्ष राइटिंग्स को लेकर के, ऑब्सक्योर्स, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ठीक है, मेक अननोन, मेक अननोन, क्या, मेक अननोन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन टू एप्लीकेशंस, क्या करती है, ऑब्सक्योर करता है किस चीज को लेकर के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को इनटू एप्लीकेशंस, दो तरीके से देखिए, द बिब्लिकल कैनन, जो बिब्लिकल कैनन है, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय चर्च अथॉरिटीज, यानी बिब्लिकल कैनन को किसने, चर्च की अथॉरिटीज ने एस्टैब्लिश किया है, वेस्टेड जिसमें निहित है, क्या निहित है, देखिए, विद द पावर टू मेक सच अ डिसीजन, जहां पर क्या है, शक्ति है,
क्या करने के लिए? टू मेक सच अ डिसीजन, ऐसा निर्णय लेने की। इज इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटीज, इसको क्या किया जाता है? इज इन्फोर्स्ड, मतलब समझ रहे हैं, जबरदस्ती लागू किया जाता है बाय अथॉरिटीज, ठीक है, अथॉरिटीज के द्वारा, विद द पावर, समझ रहे हैं, किस शक्ति के साथ में? टू इम्पोज रिलीजियस सैंक्शंस, समझ रहे हैं, क्या करने के लिए? बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के कि इसको क्या किया गया है? इन्फोर्स किया जाता है अथॉरिटीज के द्वारा, इम्पोज रिलीजियस सैंक्शंस, यानी कि क्या? लागू करने के लिए जबरदस्ती धार्मिक जो सैंक्शंस हैं उनको। इन इज एक्सप्लिसिट, और ये क्या है? क्लियर है। इन द बुक्स, उन किताबों में, दैट इट लिस्ट्स, जिनको ये लिस्ट करता है, जो इसकी सूची में शामिल हैं, एंड इज क्लोज्ड, और बंद भी है, परमिटिंग नीदर डिलेशंस नॉर एडिशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा कि ये जो रिलीजियस किताबें हैं धार्मिक, ना तो इनमें आपको अनुमति है कि आप इसके किसी पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, ना तो इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भी जो हिंदुइज्म में बहुत सारे होली स्क्रिप्चर्स हैं, तो आप उसमें कहाँ कुछ कर सकते हैं। आप अगर उसमें थोड़ा-सा बदलाव करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो हिंदुइज्म की ही बात नहीं है, ये सारी क्रिश्चियनिटी वहीं से शुरू हुई है, ठीक है? तो क्रिश्चियन जो लोग हैं, उन्होंने भी क्या किया है, जो उनके होली स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें बिल्कुल भी क्या करना है कि ज़रा-सी भी वो क्या करते हैं, टेम्परिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना तो आप किसी, ठीक है, लाइन को या पैराग्राफ को डिलीट कर सकते हैं, ना तो आप किसी लाइन या पैराग्राफ को वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सी द एंट्री, ठीक है, आप एंट्री को देख सकते हैं, कैनन इन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू द बाइबल, ठीक है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन जानते हैं, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी किताब है, उस पे हालांकि द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ये टू द बाइबल है। द कैनन ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर का कैनन है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इज द प्रोडक्ट, वो क्या है? उत्पाद है, ऑफ अ वेवरिंग एंड अनऑफिशियल कंसेंसस, ठीक है, वेवरिंग मतलब बढ़ता हुआ, और अनऑफिशियल कंसेंसस यानी ऐसे लोग जो क्या हैं? अनऑफिशियल है, यानी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। इट इज टैसिट रादर देन एक्सप्लिसिट, ये क्या है? टैसिट है, किसके बजाय? क्लियर के बजाय, यानी क्या है? छुपे हुए लोग हैं, छुपे का मतलब अननोन लोग हैं, कुछ पता ही नहीं है। लूज इन इट्स बाउंड्रीज, अपनी सीमाओं में क्या है? लूज है, एंड ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंजेस इन इट्स इंक्लूजन्स, और क्या है? ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंजेस, और ये बदलते रहते हैं, कोई यहाँ पर फिक्स बातें नहीं है, फिक्स राइटर नहीं है। इन इट्स इंक्लूजन, जब इनको शामिल किया जाता है तो बाकी देखिए, द सोशल प्रोसेस, वो सामाजिक जो प्रोसेस है, बाय विच, जिसके द्वारा, एन ऑथर, कोई लेखक हो, और अ लिटरेरी वर्क, या कोई लिटरेरी वर्क हो, कम्स टू बी टैसिटली रिकॉग्नाइज्ड एज कैनोनिकल, हैज कम टू बी कॉल्ड कैनन फॉर्मेशन। वो जो सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ऑथर को, ठीक है, या किसी लिटरेरी वर्क को, कम्स टू बी टैसिटली रिकॉग्नाइज्ड, यानी जिसको हम रिकॉग्नाइज, ठीक है, करने लगे हैं, एज कैनोनिकल, क्यों क्या है? कैनोनिकल है, हैज कम टू बी कॉल्ड कैनन फॉर्मेशन, समझ रहे हैं? यानी उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? सोशल प्रोसेस की प्रक्रिया को हम कैनन फॉर्मेशन कहते हैं, जिसके तहत किसी लेखक को या किसी लिटरेरी वर्क को, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो क्या है? कैनोनिकल है। द फैक्टर्स, अब जो देखिए फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी जो कारक हैं, इन दिस फॉर्मेटिव प्रोसेस, कौन सी फॉर्मेटिव प्रोसेस? कैनन वाली, इसको हम कैननाइज कर रहे हैं। प्रोसेस आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्प्यूटेड, वो क्या है? जटिल हैं, और डिस्प्यूटेड मतलब विवादास्पद हैं। कैसे हैं? विवादास्पद हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, क्लियर, स्पष्ट एकदम, दैट हाउएवर, हालांकि, दैट द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इस क्रिया में शामिल हैं, अमंग अदर कंडीशंस, ठीक है, कुछ और जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उनके बीच में ब्रॉड कंकरेंस ऑफ क्रिटिक्स, समझिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या है? अब्रॉड कॉन्करेंस ऑफ क्रिटिक्स शामिल है, ठीक है, कॉन्करेंस का मतलब क्या है? सहमति, ठीक है, क्या है? एक सहमति शामिल है, किसकी? ऑफ क्रिटिक्स की, और कौन सी? स्कॉलर्स की, एंड ऑथर्स की, लेखकों की, विथ डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, जिनके बहुत विभिन्न विशाल व्यू पॉइंट्स हैं, एंड सेंसिबिलिटीज हैं। द परसिस्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है, और जो क्या है? परसिस्टेंट इन्फ्लुएंस है, ऑफ, एंड रेफरेंसेस टू, और जो रेफरेंसेस हैं, एन ऑथर इन द वर्क ऑफ अदर ऑथर्स, ठीक है, एक जो ऑथर है जो दूसरे ऑथर्स के वर्क में है, द फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस टू एन ऑथर और वर्क विद इन द डिस्कोर्स ऑफ अ कल्चरल कम्युनिटी। देखिए, द फ्रीक्वेंट रेफरेंस, और लगातार रेफरेंस भी इसका, टू एन ऑथर, उस ऑथर का, और वर्क का, उस वर्क का, विद इन द डिस्कोर्स ऑफ अ कल्चरल कम्युनिटी, किसी सांस्कृतिक जो समुदाय है वहां पर बार बार क्या हो रहा है?
ठीक है, उस ऑथर का या उसके वर्क का नाम आ रहा है। यानी मिडनाइट चिल्ड्रन अगर पब्लिश हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बार बार उसका हमारे यहाँ इंडिया में या हर जगह पे एक कल्चरल कम्युनिटी में उसकी बातें होंगी, सलमान रुश्दी की बातें होंगी ही होंगी। ऑन द वाइड स्प्रेड असाइनमेंट, और क्या एक जो वृहद असाइनमेंट है ऑफ एन ऑथर, किसी लेखक का, और टेक्स्ट या टेक्स्ट का इन स्कूल एंड कॉलेज करिकुला, कहां पर जानते हैं, कहां पर, स्कूल या कॉलेज करिकुला में, जानते हैं करिकुला और करिकुलम दो शब्द हैं। सच फैक्टर्स आर ऑफ कोर्स म्यूचुअली इंटरेक्टिव, और ऐसे जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एकदम से तय बात है, क्योंकि म्यूचुअली यानी पारस्परिक इंटरेक्टिव हैं, एक दूसरे से इंटरेक्टिव हैं, एंड दे नीड टू बी सस्टेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उनको सस्टेन किया जाना यानी उनको बने रहना उनका जरूरी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समझ रहे हैं, एक विशेष समयावधि तक। इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर, समझ रहे हैं, प्रीफेस टू शेक्सपियर जानते हैं किसका ऐसे है, सैमुअल जॉनसन का। सेड दैट, उन्होंने कहा, सैमुअल जॉनसन ने कहा पर प्रीफेस टू शेक्सपियर में, कि द टर्म कॉमनली फिक्स्ड एज अ टेस्ट ऑफ अ लिटरेरी मेरिट, समझ रहे हैं क्या कहा हुआ है इन्होंने, इन्होंने कहा क्या, द टर्म कॉमनली फिक्स्ड एज अ टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी मेरिट, यानी कि जो टर्म है, कौन सा, कैनन, वो क्या है, कॉमनली फिक्स्ड, वो क्या हो गया है, एकदम से समान रूप से फिक्स्ड हो गया है, एज अ टेस्ट, टेस्ट मीन्स जांच, ऑफ लिटरेरी मेरिट, समझ रहे हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, हावेवर, दैट सम ऑथर्स, के कुछ लेखक, हु रॉट विद इन द प्रेजेंट सेंचुरी, जिन्होंने आज की सदी में लिखा हुआ है, सच एज मार्शल प्राउस्ट, फ्रेंच काफ्का, थॉमस मान एंड जेम्स जॉयस, ये सारे, परहैप्स इवन अ राइटर सो रिसेंट, यहां तक कि, ठीक है, अभी हालिया के जो लेखक हैं, जैसे कौन, व्लादिमीर नाबोकोव, ऑलरेडी हैव अचीव्ड द प्रेस्टीज, उनको ये सम्मान मिल चुका है, यानी वो कैनन में आ चुके हैं, इन्फ्लुएंस, प्रभाव है उनका, असाइनमेंट इन द कॉलेज कोर्सेस, और कॉलेज कोर्सेस में इनका असाइनमेंट दिया जा रहा है, एंड परसिस्टेंस ऑफ रेफरेंस, और क्या लगातार ये बने हैं इन, ठीक है, लिटरेरी डिस्कोर्स, यानी साहित्यिक जो क्या डिस्कोर्स है, टू स्टैब्लिश देम, ताकि उनको स्टैब्लिश किया जा सके, इन द यूरोपियन कैनन, समझ, यूरोपियन कैनन में, अदर्स, अन्य कौन है, इंक्लूडिंग ईट्स, टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सीम ऑलरेडी सिक्योर इन दियर नेशनल कैनन्स एट लीस्ट, और इनको आप देखते हैं कि चाहे वो टी.एस. एलियट हो, ईट्स हो, वर्जीनिया वुल्फ हो, फ्रॉस्ट हो, वो ऑलरेडी मतलब पहले से ही क्या कर चुके हैं, सिक्योर यानी कि सुरक्षित कर चुके हैं अपनी नेशनल कैनन्स में, यानी नेशनल जो कैनन्स है उनकी, उनमें क्या हो चुका है, उस लिटरेचर में इनको शामिल कर लिया गया है, कम से कम इनके देश में तो कर ही लिया गया है। एट एनी टाइम, किसी भी समय, द बाउंड्रीज ऑफ अ लिटरेरी कैनन रिमेन इनडेफिनिट, ठीक है, क्या होती हैं, द बाउंड्रीज ऑफ लिटरेरी कैनन, जो सीमाएं हैं किसकी, किसी लिटरेरी कैनन की, रिमेन बनी रहती हैं इनडेफिनिट, अनिश्चित, वाइल इनसाइड, जबकि अंदर क्या है, दोज बाउंड्रीज, वो जो सीमाएं हैं, सम ऑथर्स आर सेंट्रल, उसमें कुछ ऑथर्स क्या है, सेंट्रल में है, एंड अदर्स मोर मार्जिनल, और क्या है, दूसरे जो अन्य लेखक हैं वो क्या है, मोर मार्जिनल, यानी उनको क्या किया गया है, हाशिए पर रखा गया, यानी क्या है, किसी एक ही देश में का जो लिटरेरी कैनन है उसमें कुछ ऑथर क्या हैं, वो सेंट्रल में हैं, और कुछ क्या है, वो मार्जिनल में होते हैं। ओकेजनली, ठीक है, अवसर दर अवसर, एन अर्लियर ऑथर, कोई पहले का जो लेखक है, हु वाज फॉर लॉन्ग, जो काफी लंबे समय से, ऑन द फ्रिंज ऑफ द कैनन, फ्रिंज मींस बॉर्डर, तो क्या था, कैनन के एकदम किनारे था, और इवन आउटसाइड इट, या यहां तक कि इससे बाहर था, कैनन में था ही नहीं, गेट्स ट्रांसफर्ड, उसको जल्द ही क्या किया जाता है, स्थानांतरण हो जाता है उसका, टू अ पोजिशन ऑफ एमिनेंस, इसका मतलब क्या, महान जो लेखक हैं, ठीक है, ग्रेट जो ऑथर्स हैं, उनकी लिस्ट में हम उनको, उनकी पोजीशन पे उनको हम पहुंचा देते हैं। कॉन्स्पिक्युअस एग्जाम्पल वाज जॉन डन, ठीक है, एक क्लियर इसका स्पष्ट एग्जाम्पल कौन है, जॉन डन, हु फ्रॉम द 18th सेंचुरी, जिनको क्या है, 18वीं शताब्दी से, और आपको पता ही है कब, जब सैमुअल जॉनसन ने इनको किसमें शामिल किया, ठीक है, कि वो एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, ऑन was regarded mainly as an interestingly eccentric poet, समझ रहे हैं, क्या ऐसे इनको एक सनकी लेखक माना जा रहा था, समझ रहे हैं, अभी तक इनको कुछ पता ही नहीं था इनके बारे में, ये तो क्या किया, यहां पर सैमुअल जॉनसन ने गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया, समझ रहे, टी एस एलियट फॉलोड बाय क्लिंथ ब्रुक्स, इनके बाद क्लिंथ ब्रुक्स, एंड द अदर न्यू क्रिटिक्स, क्लिंथ ब्रुक्स क्या है, न्यू क्रिटिक में शामिल में है, टी.एस. एलियट हैं, एफ.आर. लेविस हैं, ये सब क्या है, न्यू क्रिटिक्स के लोग हैं, ठीक है, इन द 1930s, 1930 में, एंड लेटर, और बाद में, मेड डन्स राइटिंग, क्या किया, डन की राइटिंग्स को द वेरी पैराडाइम, समझ रहे हैं, पैराडाइम मतलब क्या है,
परफेक्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, एक जो है उत्कृष्ट उदाहरण ऑफ द सेल्फ आयरनिक एंड पैराडॉक्सिकल पोएट्री दे मोस्ट एडमायर्ड, यानी जिस पोएट्री को उन्होंने क्या किया, हमेशा प्रशंसा की। टी.एस. एलियट, समझ रहे हैं, क्लिंथ ब्रूक्स, ठीक है, सेल्फ आयरनिक और पैराडॉक्सिकल, उसका इन्होंने, इन ऑथर्स ने जॉन डन को पैराडाइम मान लिया एंड सो हेल्प्ड एलिवेट हिम, और इनको क्या किया, मदद की पहुंचाने में, बढ़ाने में, कहां पर, टू अ हाई प्लेस, एक ऊंची जगह पर विद इन इंग्लिश कैनन, समझ रहे हैं, इंग्लिश कैनन में देख लीजिए मेटाफिजिकल पोएट्स में, समझ रहे हैं। सिंस देन, उसके बाद से, डन्स टावरिंग रेपुटेशन हैज डिमिनिश्ड, ठीक है, डन की जो टावरिंग रेपुटेशन है, बनी बढ़ती हुई जो रेपुटेशन थी, वो क्या हो गई, डिमिनिश हो गई। बट ही रिमेन्स, लेकिन आज भी बने हैं प्रोमिनेंट इन द कैनन, यानी मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं इसके कैनन में वो आज भी विशेष बने हुए हैं। वंस, एक बार, फर्मली एस्टैब्लिश्ड है, अगर आप क्या है, दृढ़ता से बन जाते हैं, एन ऑथर शोज कंसिडरेबल रेजिस्टेंस, यानी क्या है, अच्छा खासा, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध दिखाता है। विरोध का मतलब क्या है कि अगर एक बार आपने उसको एपेक्स पे पहुंचा दिया, फिर वो हटने वाला नहीं वहां से। टू बीइंग डिसएस्टैब्लिश्ड बाय एडवर्स क्रिटिसिज्म एंड चेंजिंग लिटरेरी प्रेफरेंसेस, यानी क्या है, चाहे जितने एडवर्स मतलब क्या होते हैं, बुरे, चाहे जितना उसका बुरा क्रिटिसिज्म हो या कितना भी लिटरेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो, ठीक है, लेकिन वो ऑथर क्या है, वो कंसिडरेबल रेजिस्टेंस दिखाता है, यानी वो हटता नहीं है, अड़ा हुआ रहता है एकदम एकदम से उस पे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, मेनी न्यू क्रिटिक्स, बहुत सारे न्यू क्रिटिक्स, टुगेदर विद इन्फ्लुएंशियल ए.आर. लिविस, ठीक है, जैसे कौन, इन्फ्लुएंशियल E.R. नहीं, F.R. लिविस है, समझ रहे हैं, F.R. लिविस है, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, वाइल लॉर्डिंग डन, जब वो क्या कर रहे थे, डन को प्रेज कर रहे थे, लॉर्ड मीन्स करना, प्रेज कर रहे थे, विगरसली अटैक्स, अटैक क्या, बहुत जो है भीषण रूप से कह सकते हैं, तीक्ष्ण रूप से, अटैक द रोमांटिक पोएट शैली, यानी कि जब इनकी बात हो रही थी डन की, तो उन्होंने रोमांटिक पोएट शैली को बहुत खतरनाक तरीके से उनके ऊपर अटैक किया क्रिटिसिज्म में, और क्या, एज इम्बॉडिंग पोएटिक क्वालिटीज, और माना उनको कि उनके पास क्या है, ऐसी पोएटिक क्वालिटीज हैं, दे स्ट्रांगली कंडेम्ड, जिसकी हमेशा वो बुराई करते थे। क्या बकवास ऑथर है शैली, समझ रहे हैं। बट ऑल्दो, लेकिन यद्यपि, कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्रिटिक्स, लेकिन बहुत सारे अच्छे खासे क्रिटिक्स ज्वाइंड इन दिस डेरोगेशन ऑफ शैली, वो शैली के इस डेरोगेशन में, यानी कि उनकी बुराई करने में क्या हुए, उनको शामिल कर लेते हैं। द लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाज एग्रेंडाइज, समझ रहे हैं, और जो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट था वो क्या हुआ, एग्रेंडाइज, यानी इसको और बढ़ा चढ़ा दिया गया, और बढ़ा चढ़ा दिया कैसे, द क्रिटिकल अटेंशन एंड डिस्कशन, क्रिटिकल अटेंशन और डिस्कशन में, वेदर इन प्रेज और डिस्प्रेज, चाहे प्रशंसा की बात हो, चाहे वो, ठीक है, आप कह सकते हैं कि डिस्प्रेज का मतलब उसकी आलोचना की बात हो, दैट हेल्प्स सस्टेन एन ऑथर्स प्लेस इन द कैनन। आप समझिए इस बात को, यहाँ पे उसका कहने का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप एक बार किसी ऑथर की, ठीक है, क्या होते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर का स्टेटमेंट है ना, कि आप जो है मुझसे लव मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर, इफ यू लव मी आई विल लिव इन योर हार्ट, इफ यू हेट मी आई विल लिव इन योर माइंड। तो आप मुझसे प्यार करिए चाहे घृणा करिए, दोनों मेरे पक्ष में है। प्यार करेंगे तो मेरे दिल में रहूंगा, नफरत करेंगे तो मैं आपके दिमाग में रहूंगा। वही बात यहां पर है कि एक ऑथर को अगर आपने वहां पे पहुंचा दिया लिटरेरी कैनन की पीठ में, आप उसकी चाहे बुराई करिए, अगर आप बुराई करेंगे तब भी तो आप उसके बारे में लिख रहे हैं ना, या आप उसकी भलाई करेंगे तब भी आप उसके बारे में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप किसी ऑथर की बुराई करिए या भलाई करिए, वो ऑथर के ही फेवर में जाती हैं चीजें। कम से कम इसी माने लोग पढ़ तो रहे ना कि हाँ कोई पीबी शैली इस नाम का ऑथर था। सिंस द 1970s, आगे बढ़ते हैं, देखिए 1970 से, द नेचर ऑफ कैनन फॉर्मेशन, जो कैनन फॉर्मेशन का जो नेचर है, एंड अपोजिशन टू एस्टेब्लिश लिटरेरी कॉनन्स, ठीक है, और क्या, एंड अपोजिशन, और क्या है, जो विपक्ष में था, to established literary canons have become a leading concern among critics of diverse viewpoints। समझ रहे हैं, चाहे वो कैनन का फॉर्मेशन हो और क्या, अपोजिशन, समझ रहे हैं, या विरोध हो किसको, established literary canons को, यानी जो बनी बनाई literary canons हैं उनको, have become a leading concern, वो एक क्या है, आज का लीडिंग कंसर्न बन गया है among critics of diverse viewpoints, ऐसे आलोचकों में जो क्या है, विभिन्न मत रखते हैं, ठीक है, वेदर डिकॉन्स्ट्रक्टिव, चाहे वो क्रिटिक कैसा हो,
डिकॉन्स्ट्रक्शन का हो, वो डेरिडा हो, पॉल डीमान हो, समझ रहे हैं, फेमिनिस्ट हो, चाहे वो फेमिनिस्ट हो, इमामो मेरी बराका हो, ठीक है, वो जो है वर्जीनिया वुल्फ हो, वो जो है आपका मैरी सैली जो है हो, मैरी जो है वुलसनक्राफ्ट हो, या कोई भी हो फेमिनिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट हो, चाहे वो जो है क्या मार्क्सवादी क्रिटिक हो, पोस्ट कॉलोनियल हो, भाभा हो, सईद हो, समझ रहे हैं, फ्रांस फैनन हो, या न्यू हिस्टोरिसिस्ट हो, चाहे वो न्यू हिस्टोरिसिस्ट हो, समझ रहे हैं, न्यू हिस्टोरिज्म का जो सबसे बड़ा क्रिटिक है वो कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपको उस दिन बताया है सी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी सारे कैसे टर्म हैं, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के टर्म हैं। द डिबेट ऑफन, तो ये जो डिबेट है ऑफन प्राय फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल इशू, वो क्या करती है, प्रैक्टिकल इशू पर फोकस करती है, ऑफ व्हाट बुक्स टू असाइन इन कॉलेज करिकुला, की कौन सी किताबें असाइन करें, यानी रखें कहां पर, किसी कॉलेज के, ठीक है, करिकुला में, स्पेशली इन रिक्वायर्ड कोर कोर्सेस, विशेषतः किसमें, रिक्वायर्ड कोर कोर्सेस में, इन द ह्यूमैनिटीज, मानविकी में, एंड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और कहा, पश्चिमी सभ्यता में। देखिए वाइड स्प्रेड चार्ज, ठीक है, एक जो बहुत बृहद स्तर पे चार्ज है, इज दैट द स्टैंडर्ड कैनन ऑफ ग्रेट बुक्स, ठीक है, जो स्टैंडर्ड कैनन है किसका, ग्रेट बुक्स का, नॉट ओनली इन लिटरेचर, ना केवल साहित्य में, बट इन ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्टडी, लेकिन सारे क्षेत्र में किसके, ह्यूमनिस्टिक स्टडी के, हैज बीन डिटरमाइंड, उसको माना गया है, लेस बाय आर्टिस्टिक एक्सीलेंस देन बाय द पॉलिटिक्स ऑफ पावर, इसको कैसे माना गया, डिटरमाइन किया गया, लेस बाय आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, ठीक है, देन बाय द पॉलिटिक्स ऑफ पावर, यानी आर्टिस्टिक एक्सीलेंस की वजह से कम, बल्कि पावर की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ज्यादा उसको रखा गया है। दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट द कैनन हैज बीन फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द आइडियोलॉजी, समझिए इस बात को कि किसी कैनन को बनाया गया है, हैज बीन फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस, किससे जोड़ करके, आइडियोलॉजी से, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, राजनीतिक जो है, जो क्या है विचारधाराएं हैं उनके कारण, जो राजनीतिक हमारे इंटरेस्ट है उसमें, एंड वैल्यूज ऑफ एन इलीट, और एक जो उच्च वर्ग है उसकी जो वैल्यूज हैं, क्लास दैट वाज व्हाइट मेल एंड यूरोपियन, आप जानते हैं कि चाहे वो व्हाइट हो, गोरे लोग, मेल पुरुष हो, ठीक है, यूरोपियन हो, तो आप व्हाइट क्या है, गोरे से, ब्लैक से वो सुपीरियर माना जाता है, मेल फीमेल से माना जाता है सुपीरियर, यूरोपियन क्या है, वो सुपीरियर माने जाते हैं एशियन से, अमेरिकन से, सबसे अपने आप को मानते हैं सुपीरियर। कोई भी लिटरेरी कैनन अगर उसमें बनाई गई है तो बता रहे हैं क्या होता है कि वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी, इन सब से लेकर के बनती है, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस की बात नहीं है। एज अ रिजल्ट इसका क्या परिणाम हुआ, इट इज क्लेम्ड, ऐसा दावा किया गया है, दैट द कैनन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ वर्क्स दैट कन्वे द सस्टेन रेसिज्म, समझिए जो कैनन है कंसिस्ट्स मेनली ऑफ वर्क्स, इसमें क्या है, विशेषतः ऐसे वर्क्स हैं दैट कन्वे एंड सस्टेन रेसिज्म, जहां पर क्या है, रेसिज्म, ठीक है, सस्टेन करता है, समझिए, पैट्रियार्की सस्टेन करती है, एंड इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद वहां पे सस्टेन करता है, एंड सर्व्स टू मार्जिनलाइज, और इसका काम क्या है, सर्व करता है टू मार्जिनलाइज, एकदम से हाशिए पर कर देना, या एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना, द इंटरेस्ट एंड अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ ब्लैक्स, सोचिए क्या है, किसके अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, ठीक है, हिस्पैनिक्स क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हिस्पैनिक्स एंड अदर एथनिक माइनॉरिटीज, ठीक है, या जो दूसरी माइनॉरिटीज है वो ब्लैक हो, ठीक है, वो एशियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, वो ऑस्ट्रेलिया का हो, वो सबको क्या मानते हैं, ये समझ रहे हैं कि ये क्या है, इनको वो एक्सक्लूड कर देते हैं या मार्जिनलाइज कर देते हैं, एंड ऑल्सो द अचीवमेंट्स ऑफ विमेन, और यही नहीं, जो महिलाओं की अचीवमेंट्स हैं उसको भी क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, द वर्किंग क्लास की, आम आदमी की, पॉपुलर कल्चर, जो विशेष क्या है, पॉपुलर कल्चर है, होमोसेक्सुअल की बातें नहीं मानते हैं, एंड नॉन यूरोपियन सिविलाइजेशन, और ऐसी सभ्यता जो नॉन यूरोपियन है वो भी इनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। द डिमांड, डिमांड क्या है, इसको ओपन द कैनन, क्या किया जाए, कैनन को ओपन किया जाए, सो एज टू मेक इट मल्टीकल्चरल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, डिमांड ये है कि कैनन को कैसा बनाया जाए, मल्टीकल्चरल बनाया जाए, इंस्टेड ऑफ यूरोसेंट्रिक, यानी यूरोप सेंट्रिक से हटाकर इसको मल्टीकल्चरल बनाया जाए, एंड टू मेक इट रिप्रेजेंट एडिक्वेटली, और क्या स्पष्ट रूप से रिप्रेजेंट किया जाए, द कंसर्न्स एंड राइटिंग्स, ठीक है, इनकी राइटिंग्स एंड कंसर्न्स ऑफ विमेन एंड ऑफ एथनिक, औरतों की, और क्या एथनिक मतलब अन्य कल्चर्स की, यूरोप को छोड़ दीजिए और सबकी भी लीजिए, नॉन हेटेरोसेक्सुअल, जो क्या है, नॉन हेटेरोसेक्सुअल यानी क्या है, जो होमोसेक्सुअल हैं,
एंड अदर ग्रुप्स और अन्य ग्रुप के लोगों को भी। अनदर डिमांड, दूसरी डिमांड क्या है, इज दैट द स्टैंडर्ड कैनन, जो स्टैंडर्ड कैनन है, बी स्ट्रिप्ड ऑफ, उसे हटा दिया जाए। ठीक है, हटा लिया जाए क्या, इट्स एलिटिज्म, इसकी जो उच्च, ठीक है, वर्ग की मानसिकता है, एंड इट्स हायरार्किज्म, उसमें एक हायरार्की बना दी गई है, ये ऊंचा फिर ये ऊंचा फिर ये ऊंचा, इस तरीके से हम मानते हैं, पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया फिर ये आया, तो उसी तरीके से हम क्या करें, कैनन में लोगों को रखेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले इसको तुम्हारी मानी जाएगी, तो इस हायरार्की को भी हटाया जाए। दैट इज, जो क्या है, इट्स बिल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, समझिए हायरार्किज्म क्या है, इसके बिल्ट इन यानी अंदर बने हुए पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बिटवीन हाई आर्ट, किसके बीच में, हाई आर्ट में, एंड लोअर आर्ट के बीच में, इन ऑर्डर टू इंक्लूड, ताकि इंक्लूड कर सकें सच कल्चरल प्रोडक्ट्स एज हॉलीवुड फिल्म्स। समझ रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोडक्ट्स को, जैसे हॉलीवुड फिल्म्स हैं, टेलीविजन सीरियल्स हैं, पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, एंड फिक्शन रिटन फॉर अ मास ऑडियंस, या ऐसे, ठीक है, नॉवेल्स लिखे गए हों जो क्या है, मास ऑडियंस के लिए लिखे गए हों, किसी इलीट उच्च वर्ग के लिए ना लिखा गया हो वो। देयर इज ऑल्सो अ रेडिकल विंग ऑफ रिविजनिस्ट थियरिस्ट, ये क्या है, रेडिकल कट्टरपंथी विंग है किसकी, रिविजनिस्ट थियरिस्ट की, जो क्या है, हु to further the political aim to transform the existing power structures demand not merely the opening but the abolition of the standard canon and its replacement by marginal and excluded groups and texts। समझिए, ठीक है, एक रेडिकल विंग की है, विंग भी है किसकी, रिविजनिस्ट थियरिस्ट की, जो क्या मानते हैं कि जो पॉलिटिकल एम, समझ रहे हैं, जो क्या है, इनका पॉलिटिकल एम है, एक राजनीतिक लक्ष्य है कि वो क्या करें, जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्म करें, बदलें। इसका मतलब क्या है, डिमांड, इनकी मांग है, नॉट मियरली द ओपनिंग, कि कैनन को खोला ही ना जाए, बट द एबॉलिशन, इसको नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप बदलेंगे तब भी समस्या है, एबॉलिश कर दी जाए, ऑफ द स्टैंडर्ड कैनन, इस स्टैंडर्ड कैनन को, एंड इट्स रिप्लेसमेंट, और इसको रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, किसके द्वारा, बाय मार्जिनल एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप्स एंड टेक्स्ट, यानी इसमें ब्लैक, एशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, इन सबके लोगों को भी शामिल किया जाए, और उनके क्या है, जो हैं उनको भी शामिल किया जाए, किसी आदमी से जुड़ा ना हो बल्कि महिला का भी हो, होमोसेक्सुअल का भी यहाँ पे स्थान होना चाहिए, और ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं उनकी भी बातें वहां पर होनी चाहिए। कैनन में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर मैं आपसे कार्पेडियम या सेल्टिक रिवाइवल जैसे टर्म्स के बारे में बातें करूंगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।